जो मैंने यहां पे लिखी हुई, क्या प्रोस्पेक्ट को आप क्या पढ़ते हो? जब कभी शब्द लिखा है ना प्रोस्पेक्ट, तो उसकी जगह पे ना नोट देखा करो, नोट, मनी, करेंसी का नोट, क्योंकि हर प्रोस्पेक्ट इज इक्वल टू मनी, एवरी प्रोस्पेक्ट इज इक्वल टू मनी। और जब हर प्रोस्पेक्ट में आपको पैसा दिखेगा, हर प्रोस्पेक्ट में आपको पता चलेगा इज इक्वल टू मनी, तो आप क्या करोगे? तो आपको समझ में आएगा कि हमारे लिए प्रोस्पेक्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी प्रोस्पेक्ट सामने वर्ड दिखता है, मैं उसके ऊपर नोट चिपका देता हूं, पैसा, प्रोस्पेक्ट इज इक्वल टू पैसा। और एक बात बताता हूं, देखो मैंने लिखा भी यहां पे कि अगर आपकी प्रॉब्लम रिलेटेड है किसी एक क्लाइंट से, समझ लो इस बात को, गहरी बात है, ध्यान से समझना, इस पर ये समझाना जरूरी है आपको। हमारे पास लोग आते हैं, मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस वक्त यहां जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से कम 100-150 लोग ऐसे जरूर होंगे, बेर मिनिमम इतना बता रहा हूं, ज्यादा ही होंगे, जिनके पास आज इस मोमेंट में क्वेरी है, उनके एक कस्टमर से रिलेटेड जो उसके पीछे वो पड़े हुए हैं। एक कस्टमर की क्वेरी आपके पास है, सर वो आदमी ना, वो तो रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाह रहा है, उसको एलआईसी कैसे बेचूं? सर वो तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाह रहा है, उसे एलआईसी कैसे बेचूं? सर मेरा कस्टमर कह रहा है कि मतलब वो कह रहा है कि इस कंपनी की पॉलिसी आ रखी है एचडीएफसी की, वो कह रहा है कि एचडीएफसी से पॉलिसी। सर मेरा क्लाइंट कह रहा है कि मेरा जो इंश्योरेंस एजेंट है ना, वो मेरी फैमिली का ही रिश्तेदार है, सर उसको कैसे टैकल करूं? सर मेरा एक बंदा है, उसको ना मैं पिछले मतलब इतने टाइम से कह रहा हूं, सर उसके पास 50 लाख रुपए हैं, सर वो 50 लाख ना उसके कैश हैं, सर उसको मैं कैसे दूं? मतलब उसे मैं पॉलिसी देना चाहता हूं। सर मेरा एक क्लाइंट है, सर मैं उसको पॉलिसी देना चाह रहा हूं, वो ले नहीं रहा है, सर उसका बच्चा भी है, उससे बात भी हो गई, पॉलिसी समझा भी दी, बट वो ले नहीं रहा है सर। और अभी सर उसने ना कार खरीदी है, सर वो ले नहीं रहा, पॉलिसी नहीं ले रहा है, सर कैसे बेचो? ये जो आपका एक क्वेश्चन है ना, सॉरी, ये जो आपका एक क्वेश्चन है ना, ये एक क्वेश्चन इस बात का सबूत है कि आपकी परेशानी, आपकी रियल प्रॉब्लम प्रोस्पेक्टिंग की है। अगर आप में से किसी के पास भी आपका एक क्लाइंट आपके दिमाग में चल रहा है कि उसका ऑब्जेक्शन पूरा हो जाए, बस वो मेरे से पॉलिसी ले ले, बस। मेरे पास इतने लोग हैं ना आज के टाइम में जो सिर्फ एक क्लाइंट के पीछे पड़े हुए हैं, इतने टाइम से पीछे पड़े हुए हैं, और उन्हें लगता है बस साम दाम दंड भेद इसको बेच दूं मैं। क्यों बेच दो भाई? क्यों हम एलआईसी एजेंट, हम इंश्योरेंस एजेंट, हम लाइफ इंश्योरेंस एजेंट ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि उसकी जिंदगी में उसको पॉलिसी नहीं चाहिए? दैट इज इट। आप भाई उसको कार लेनी है तो उसको कार लेनी है, आप उसकी कार को एलआईसी पॉलिसी में कन्वर्ट कर दोगे क्या? उसकी जरूरत है, उसकी नीड है कि उसको घर बनाना है, वो घर ना बनाए, आपकी एलआईसी पॉलिसी ले ले। उसका शौक है, वो जाना चाहता है भाई, आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करना चाहता है, वो ट्रैवल ना करे, आउट ऑफ इंडिया ना जाए, फैमिली के साथ एंजॉय ना करे, आपकी पॉलिसी ले ले। वाई? हमें ये सारी चीजों को कन्वर्ट क्यों करना है एलआईसी पॉलिसी में? वो रियल स्टेट ना ले, वो म्यूचुअल फंड ना ले, क्यों हमें कन्वर्ट करना है? अरे बाबा सिंपल सी बात है, हर किसी की जिंदगी में उसकी अपनी जरूरतें हैं, उन्हीं जरूरतों में से एक जरूरत है लाइफ इंश्योरेंस की। एक जरूरत, सैकड़ों जरूरतों में से एक जरूरत है लाइफ इंश्योरेंस, जो जरूरी है, बहुत जरूरी है। उस एक जरूरत को बड़ा बनाओ और उस जरूरत पे उसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचो। उसके बाद वो म्यूचुअल फंड, रियल स्टेट, कार, शॉपिंग, उसके सारे टूर्स, सब चीजें करे। व्हाट इज द प्रॉब्लम? और हम उसी बंदे को बार बार पुश करके बस उसी का हम सीख जाएं। है मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग जो कहते हैं जी मुझे उसका सॉल्यूशन बता दो। भाई किसी आदमी ने पॉलिसी नहीं लेनी तो नहीं लेनी, कोई कहता है नहीं यार मुझे ठीक है, मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। मेरे को एक बार बोल दिया एक क्लाइंट ने, कहता है भाई साहब जब मेरे पिताजी मर गए तो मेरे को कुछ नहीं देके गए, इसी वजह से मैं आज जिंदगी में सक्सेसफुल हुआ हूं। मैं तो चाहता हूं मैं मरूं तो मेरे बच्चे को कुछ ना मिले, जिंदगी में धक्के खाएगा कुछ बन जाएगा। भाई साहब सोचे उसकी। हाँ,
उस आदमी को टैकल करने का एक तरीका भी है। जैसे कि मैंने उससे बोला, मैंने कहा सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि तो मैंने कहा सर अगर धीरू भाई भी ऐसा सोचते जैसा अभी आप बात कर रहे हैं, तो वो 65,000 करोड़ की संपत्ति नहीं छोड़ के जाते 2 बच्चों के लिए। उनके पापा ने तो उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा था। कहते बात तो सही है। तो मैंने कहा सर जब वो आदमी जो इतना समझदार है वो छोड़ के जा रहा है और उनके बच्चों ने उस 65,000 को बढ़ाई किया है, उससे ह्यूज प्रॉपर्टी, ह्यूज उसके मतलब उसको मल्टीप्लाई किया है। तो सर कहते हैं मोर के बच्चों में रंग नहीं भरने पड़ते, बच्चा आपका है साहब, आप मोर हो, आपके बच्चे में रंग नहीं भरने पड़ते सर। आप अगर एक संपत्ति खड़ी करके जाओगे, कल को आप 2-5 करोड़ 10 करोड़ छोड़ के जाओगे तो वो 10 करोड़ को 50 करोड़ ही करने वाला है सर। और सर बच्चा हमारा है सर, हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। जरूरी नहीं ना कि बाबूजी ने हमारे लिए नहीं छोड़ा तो हम भी बच्चे के लिए ना छोड़े। ऐसे करके हैंडल करना पड़ता है। वो सिखा दे जाता है, और सिखा रहा हूं मैं आपको चीजों में, बहुत सारी चीजों में, कितनी भर भर के वीडियोस दिए और अभी भी दे रहा हूं, अभी भी चीजें इसमें भी सिखाता रहूंगा। वो हैंडलिंग है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज समथिंग। उसके बाद भी सामने वाला नहीं ले रहा तो नहीं ले रहा, दैट इज इट। फिर आप उसी को जबरदस्ती ड्रिल करते रहो करते रहो करते रहो, नहीं तुझे ही मैं नाप के रहूंगा। ऐसे नहीं होता दोस्तों, ऐसा नहीं होता। तो आपकी रियल प्रॉब्लम पता है कहां है? प्रोस्पेक्टिंग आपकी दिक्कत है। आप नई प्रोस्पेक्टिंग आपके पास है नहीं, आप पुराने में लगे रहोगे। तो अगर आपकी परेशानी किसी एक क्लाइंट से रिलेटेड है, मैं हमेशा कहता हूं छोड़ो, लेता है बहुत बढ़िया, अपना टाइम एनर्जी एक आदमी के ऊपर वेस्ट मत करो। तो अगर आपकी प्रॉब्लम रिलेटेड है प्रोस्पेक्टिंग एक पर्टिकुलर पर्सन की क्वेरी से, और आपने उसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमने सिखाई है और भी सिखाते रहते हैं, इसमें भी सिखाते रहेंगे, बट वो जो आपने ऑब्जेक्शन का जवाब दिया, तो जब आपने जवाब दिया तो उसके बाद भी अगर वो नहीं ले रहा तो फाइन, छोड़ दो उसे, आगे बढ़ो। जितनी देर आप उसके ऊपर खर्च करोगे ना, उससे कहीं ज्यादा आप नए प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर अपना टाइम लगा के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। तो प्रोस्पेक्टिंग बिकम्स अ प्रॉब्लम व्हेन यू फेल टू मेक इट अ प्रोसेस। आप जब इसे रेगुलर प्रोसेस नहीं बनाते ना, एक जगह पे रुक जाती है कोई चीज, रेगुलर प्रोसेस नहीं बनता, तो उसका इंपैक्ट पता है क्या रहता है? आप समझदार हो, बहता हुआ पानी होता है ना, साफ रहता है, कहीं पे एक जगह पे रुक जाता है तो समझ में आ रहा है? प्रोस्पेक्टिंग बिकम्स अ प्रॉब्लम व्हेन यू फेल टू मेक इट अ प्रोसेस। जब आप इसे प्रोसेस नहीं बनाते, तो रेगुलर प्रोसेस बनाए रहो, रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए। फिर उसमें एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट में आपको, जब प्रोजेक्ट्स एक हमने इसमें बीमा गुरुकुल में हमने एक सेशन रखा है प्रोजेक्ट्स के ऊपर, पूरा का पूरा मैं बताता हूं। उसमें मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट बताऊंगा, कॉलिंग, ये वो कई सारे प्रोजेक्ट बताऊंगा। कोई भी प्रोजेक्ट उनमें से चूज करो और उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग में आगे बढ़ो। बट प्रोस्पेक्टिंग विल बिकम अ प्रॉब्लम अगर आप अपने रेगुलर उस प्रोसेस को नहीं बनाओगे और रुक जाओगे किसी 1, 2 या 10 लोगों के ऊपर। भूल जाओ उन लोगों को, खत्म करो, कब तक पीछे पड़े रहोगे? ठीक है, आगे बढ़ो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जरूर आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके सवाल का जवाब नहीं था और आप कुछ भी नहीं कर सके। तो एटलीस्ट इतना तो सीखो कि कभी आप किसी के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सको। उसके बाद नहीं लेगा, नहीं लेगा। मैं तो ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ता गया और नए 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 प्रोस्पेक्ट खोजता चला गया, पीछे वो छूटते चले गए। मुझे कोई, और हाँ, पीछे छूटने के बाद जब मैं आपको चीजें सिखाऊंगा कुछ ऐसी जिसमें आपको सिस्टम आपको पता चलेगा, कि उसमें मैं बताता हूं कि किस तरीके से आप फॉलोअप सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। तो वो जब आपको बताया जाएगा आने वाले सेशंस में, तो आप फॉलोअप उस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। अब ये इस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग को ऐसे लोग, जैसे कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए में एक दिन आपके पास मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 9,000 रुपीज। तो आपके योर अवेलेबल बैलेंस इज 91,000 रुपीज। फिर अगले दिन आपके पास मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 3,000 रुपीज, अवेलेबल बैलेंस इज 88,000 रुपीज। फिर अगले दिन मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 17,000 रुपीज, अवेलेबल बैलेंस इज। इस तरीके से डेबिट 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 डेबिट, अगर आपके अकाउंट में रेगुलर डेबिट के मैसेज आते रहेंगे और पैसा आप निकालते 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 जाओगे, तो क्या होगा? एक दिन वो जीरो पे चला
और एक दिन आपका जब आप उसे डालोगे आपके एटीएम कार्ड में तो उस पर लिखा आ जाएगा फंड इनसफिशिएंट। जब आप 100 रुपए भी लेना चाहोगे ना, उसमें से लिखा आ जाएगा कि फंड इनसफिशिएंट। सेम हैपन्स विद आवर प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। प्रोस्पेक्टिंग में भी हमारे पास लिमिटेड प्रोस्पेक्ट होते हैं, गया 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 गया, ये नहीं ले रहा, ये नहीं ले रहा, ये नहीं ले रहा, इसको इसने मना कर दिया, ये इसने फोन उठाना बंद कर दिया, इसने ये कर दिया, जीरो। तो उसे रेगुलर हैबिट अगर नहीं बनाओगे, सेम जो आपके अकाउंट में होता है वो आपके साथ होने जा रहा है। एक दिन लिखा जाएगा फंड इनसफिशिएंट। प्रोस्पेक्टस मनी, फंड इनसफिशिएंट, समझ में आ रहा है? वो होगा। अब उसके लिए तरीका क्या है, उसको ऑर्गेनाइज करने का तरीका क्या है? उसको ऑर्गेनाइज करने का सिंपल सा तरीका है, प्रोस्पेक्ट हमेशा प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट इससे क्रिएट होते रहती है, बढ़ते रहती है। कैसे होगी समझो, एक मिनट को। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही जा रहा है। प्रोस्पेक्ट किस तरीके से होंगे? प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट हमेशा अपने आप में से प्रोस्पेक्ट निकाल के देते रहे। उसके लिए क्या करेंगे, समझना बात को। सबसे पहले आपकी प्रोस्पेक्ट फाइल, इसको ऑर्गेनाइज करने का तरीका बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको मनी नीड्स को ऑर्गेनाइज करने का तरीका बताया, फिर मैंने आपको एक दूसरा तरीका बताया वर्क हैबिट्स को ऑर्गेनाइज करने का। अब मैं आपको बता रहा हूं प्रोस्पेक्टिंग को ऑर्गेनाइज करने का। तो प्रोस्पेक्ट फाइल बनाओ जिसमें सारे प्रोस्पेक्ट्स के नाम, नंबर, ईमेल आईडी आ जाएं। उन्हीं में से फिर बर्थडे फाइल बनाओ। उसी में जब आप एक्सेल शीट बनाओगे तो बर्थडे 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 सब लोगों के लिखते चले जाओ। या जब मैं आपको फैक्ट फाइंडिंग वाला चैप्टर सिखाऊंगा, फैक्ट फाइंडिंग वाला पूरा का पूरा क्लास आपकी लूंगा, तो उसमें मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा। डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्ट्स होते हैं, तो जिसमें आपके पास उनके फैमिली के, उनके वाइफ के, बच्चों की, सबके डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। तो उनके बर्थडे फाइल बना लो, ठीक है। बर्थडे फाइल आपके पास एक अलग फाइल क्रिएट होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट फाइल, जब मैं कहता हूं फाइल तो मतलब एक्सेल फाइल से है। आप राइटिंग वाली भी बना सकते हो, बट बेटर रहता है कि एक्सेल पे, जिसको आप, या फिर अब तो सॉफ्टवेयर है सारे के सारे, इतने सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, उसमें बर्थडे की अलग फाइल होनी चाहिए। एज चेंज फाइल होनी, कि मतलब जिसके एज में चेंज आ रहा है, जैसे कि एक पर्टिकुलर 35 से 36 हो रहा है, 45 से 46 हो रहा है, तो इसमें कई बार क्या होता है, मेडिक्लेम में जंप आता है। तो मेडिक्लेम के प्रीमियम में जब जंप आता है तो लोगों के दिमाग में बना होता है कि जब मैं 35 से 36 हो रहा हूं या 45 से 46 हो रहा हूं तो मेरा प्रीमियम ज्यादा बढ़ता है। वो एक एज चेंज वाली फाइल बनाओ कि जिसमें आपको पता हो कि भाई इसका इस दिन चेंज हो, एज ब्रैकेट चेंज हो रहा है, और ब्रैकेट जैसी चेंज होता है फोन करो और बोलो कि सर हाँ आपकी ये पॉलिसी ये ड्यू हो रही है, अगर आपने 35 की एज पे करा ली तो कम प्रीमियम में 36 पे सब ज्यादा बढ़ जाता है। अब मेडिक्लेम वालों ने बता रखा है कि हाँ भाई उसका प्रीमियम 35 से 36 में या 45 से 46 में या 55 से 56 में बढ़ता है, उसके दिमाग में है, तो उसको इससे फायदा उठा सकते हो। पर कब उठाओगे, जब नेम चेंज, एज चेंज वाली फाइल बनी हुई होगी। इसी तरीके से न्यू नेम एडिशन फाइल, किसी की भी फैमिली में कोई नया नाम, किसी की शादी हुई, किसी के बच्चे हों, उस न्यू नेम जो एडिशन है वो फाइल आपके पास होनी चाहिए। पॉलिसी ऑनर की फाइल होनी चाहिए। एक परिवार में 4 लोग हैं, ठीक है, तो उसमें पॉलिसी ऑनर्स कौन कौन है उनकी फाइल होनी चाहिए। लोकेशन वाइज फाइल होनी चाहिए। आप ये फील करेंगे कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया में जा रहे हैं, आप एक एक्स जगह पे हैं, वहां से दिल्ली के एग्जांपल से बताता हूं, दिल्ली में आप हैं, आप गाजियाबाद जा रहे हैं, तो गाजियाबाद जाना, गाजियाबाद से आना आपका दिन लगता है। तो अगर आपके पास लोकेशन वाइज फाइल है तो आप गाजियाबाद क्लिक करोगे उसके ऊपर, और ये सब एक ही फाइल में बन जाता है। अगर आप एक एक्सेल शीट क्रिएट करोगे तो एक एक्सेल शीट पे बन जाएगा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पॉलिसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसमें आप डालोगे पॉलिसी ऑनर्स नेम, बर्थडे, उसी में डालोगे लोकेशन, तो ये सारे नंबर आते चले जाएंगे और उसी में नीचे लिखते चले जाओगे। तो एक फिल्टर आप लगाओगे एक्सेल फाइल पे, लोकेशंस की लिस्ट निकल आएगी। तो गाजियाबाद लोकेशन लगाओ, 4 लोगों को फोन करो, बोलो सर मैं उसी तरफ आ रहा था, आज आपसे मिल लेता हूं, सोच रहा हूं